हाय स्टूडेंट्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं आज आप लोगों को एक नए टॉपिक की तरफ, एक नए दिशा की तरफ ले चलता हूँ। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि मैंने सेल डिवीज़न क्या होता है इसके विषय में मैंने आपको बताया। माइटोसिस है, माइटोसिस है, और माइटोसिस कैसे होता है हमने सेकंड पार्ट में दिए हैं। आज हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है, लास्ट पार्ट चल रहा है। आप लोग ध्यान से देखेंगे और 100% इम्पॉर्टेंट जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस लेक्चर से आएंगे। इसको आप लोग पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा कि 100% इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर से आएंगे। जो आज का लेक्चर हम देने चल रहे हैं आपको अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी। आइए देखते हैं। मैंने आपको माइटोसिस बताया, इसके बाद मैंने आपको माइटोसिस बताया, और आज हम आपको मियोसिस सेल डिवीजन बता रहे हैं। तो मियोसिस, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। डिवीजन तो होगा लेकिन आधा होगा, अर्धसूत्री होगा। और इस अपने अर्धसूत्री विभाजन की दृष्टि को ध्यान में रख करके हम अपने इस लेक्चर को दे रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में किस प्रकार से हम अपने को जो है कैसे सेल का डिवीजन होता है, किस प्रकार से सेल का डिवीजन होता है। यदि आपने माइटोसिस समझ लिया है तो मियोसिस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि माइटोसिस के केस में जो मैंने प्रोफेज पर डिस्कस किया है, प्रोफेज में मैंने माइटोसिस में कहा कि अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, ये 4 फेजेज मैंने बताया है और 4 फेजों के मैंने कमेंट बताए हैं। उसके बाद मैंने इंटरफेज पर डिस्कस किया था। इंटरफेज में G1 यस, G2 फेज पर मैंने बोला था। G1 फेज जो प्री डीएनए सिंथेसिस, G2 फेज, G1 फेज के बाद आता है यस फेज, डीएनए सिंथेसिस, और G2 फेज आता है पोस्ट डीएनए सिंथेसिस। इसके बाद आता है यम फेज। यम फेज की प्रावस्था में आप देख रहे हो, यम फेज की प्रावस्था में माइटोसिस भी चल रहा है और मियोसिस भी चल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर यम फेज की अवस्था में माइटोसिस और मियोसिस दोनों चल रहे हैं तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह अवस्था जो होती है यह 1 से लेकर के 1.5 घंटे की होती है, मैक्सिमम 2 आवर्स की होती है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम ऑफ इंटरवल नहीं देती है। तो आइए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए थोड़ा सा। इस मियोसिस सेल डिवीजन का क्लासिफिकेशन थोड़ा फास्ट चलिएगा, क्योंकि अगला हमारा टॉपिक होगा वो फिजिक्स पर होगा। लेक्चर जो दिया जाएगा, हमारे जो है सहयोगी अध्यापक आएंगे, वो फिजिक्स का लेक्चर देंगे, या जो है उस तरह से आपको लेक्चर दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मियोसिस के विषय में बता रहा हूँ, अर्धसूत्री कोशा विभाजन के विषय में बता रहा हूँ। और अर्धसूत्री कोशा विभाजन की सबसे बड़ी बात यह होती है, इसमें जीनों का विनिमय होता है। इसमें जीनों का विनिमय होता है, जीनों का विनिमय होता है। जीन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं, जीन डुप्लीकेट होते हैं, जीन का रिप्लिकेशन होता है, और जो है डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड हो करके जाते हैं। यही रीजन होता है, अगर जीन डिवाइड हो रहा है तो यह गुणसूत्रीय विभाजन जो है या 2 रूपों में देखा गया। एक को फर्स्ट कहा जाता है और दूसरे को सेकंड कहा जाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये सारी फेजेज वही चलेंगी जो माइटोसिस के फेज में आपने पढ़ा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें मियोसिस सेल डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, काइनेसिस फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड की कंडीशन आती है। तो मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड एंड काइनेसिस सेकंड। ये इतना डिवीजन होता है। अब आपसे जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होता है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पर आप समझिए कि इस पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन क्या होता है। वही पूछता है कि उस कंडीशन का नाम बताओ, उस फेज का नाम बताओ जिसमें क्याजमाटा फॉर्मेशन होता हो, उस फेज का नाम बताओ उसमें जो है सिनेप्सिस बनता हो, उस फेज का नाम बताओ इसमें टर्मिनलाइजेशन होता हो, उपांति भवनकरण, उस फेज का नाम बताइए जिसमें उपांति भवनकरण होता हो। तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, क्याजमाटा फॉर्मेशन कहाँ होता है, सिनेप्सिस कहाँ होती है, क्रोमोसोम डिवीजन कहाँ होता है, टर्मिनलाइजेशन कहाँ होता है,
ये जो पांचों तथ्य मैंने दिया है याद करिएगा, इन पांचों तथ्यों को हम स्पष्ट करेंगे आज अपने इसी जो है मियासिस सेल डिवीजन के माध्यम से। तो मियासिस सेल डिवीजन को आइए एक एक करके देखते हैं। हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेकर के बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सेल डिवीजन आप देख ही रहे हैं। सेल डिवीजन के बाद मैंने बताया मियासिस सेल डिवीजन। यह मियासिस है, अर्धसूत्री कोशा विभाजन है, और अर्धसूत्री कोशा विभाजन में मियासिस की खोज एनिमल सेल में प्राणी कोशिका में सबसे पहले फार्मर और मूरे, दो वैज्ञानिक फार्मर और मूरे ने इसको 1905 में मियासिस नाम दिया, अर्धसूत्री कोशा विभाजन नाम दिया। किसने नाम दिया? फार्मर और मूरे ने दिया है। फार्मर और मूरे ने अर्धसूत्री कोशा विभाजन का नाम दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम की सहायता से आप देख सकते हो, डायग्राम में हमने मियासिस सेल डिवीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को हमने कहा मियासिस फर्स्ट, दूसरे को हमने कहा मियासिस सेकंड। तो मियासिस फर्स्ट को हमने कहते हैं कि यह जो होता है हेटेरोसाइक्लिक डिवीजन होता है। मियासिस फर्स्ट जो होता है वो हेटेरोसाइक्लिक डिवीजन हो, हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक नहीं होता। ध्यान रहे बेटा, माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑल ओवर गाइस, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मियासिस सेल डिवीजन फर्स्ट जो होता है वो हेटेरोसाइक्लिक डिवीजन होता है। हेटेरोसाइक्लिक ऑड साइक्लिक डिवीजन होता है। लेकिन मियासिस सेकंड जो होता है वो होमोसाइक्लिक होता है। ध्यान दीजिएगा, वो होमोसाइक्लिक डिवीजन मियासिस सेकंड है, हेटेरोसाइक्लिक डिवीजन मियासिस फर्स्ट है। तो मियासिस फर्स्ट में आइए हम आपको डिस्कस करके लेके चलते हैं। तो मियासिस फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि मियासिस फर्स्ट का जो डिवीजन है वह है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ध्यान में आया? तो इस तरह से हमने जो है प्रोफेज फर्स्ट को, मेटाफेज फर्स्ट को, एनाफेज फर्स्ट को, टीलोफेज फर्स्ट को ये डिस्कस किया हेटेरोसाइक्लिक डिवीजन के मियासिस फर्स्ट की स्टेज में। दूसरी स्टेज में हम चलते हैं, वो हमारा जो है मियासिस सेकंड की स्टेज आती है। और मियासिस सेकंड की स्टेज में हम होमोसाइक्लिक डिवीजन इसको बोलते हैं। और इसका फिगर हम अपने YouTube चैनल पर देखिएगा। हमारे इसमें टोटल फिगर हम इसमें जो है अपलोड कर रहे हैं। आप उस फिगर को मेंटेन करते चलिएगा। जहां पर जो टॉपिक डिफिकल्ट होगा, जो टॉपिक बुक से थोड़ा सा हट करके होगा, उस टॉपिक को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि होमोसाइक्लिक डिवीजन है और होमोसाइक्लिक डिवीजन है, इसको होमो कहा गया। होमो मीन्स होता है इक्वल साइक्लिक डिवीजन। यहाँ पर सम विभाजन होता है, अर्थात यहाँ पर तो आधा विभाजन हो गया, विषम विभाजन हो गया। यहाँ पर सम विभाजन हो गया, विषम विभाजन हो गया तो दो कोशिकाएं बन गई। फिर सम विभाजन हो गया, उससे दो कोशिकाएं बन गई। तो दोनों मिलाकर के कुल कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाएं बन गई। तो मियासिस सेल डिवीजन में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि माइटोसिस सेल डिवीजन में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है, मियासिस सेल डिवीजन में 4 डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हमने कहा कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इस फर्स्ट में आइए देखते हैं कि प्रोफेज की अवस्था जो होती है, जब मैंने सेल साइकिल पढ़ाया था अपने फर्स्ट लेसन में, अपने फर्स्ट पार्ट में सेल साइकिल पढ़ाया था, कोशा चक्र पढ़ाया था, तो जिसको एस.आर. पेल्क और ए हावर्ड ने 1953 में दिया था। एस.आर. पेल्क और ए हावर्ड ने 1953 में जब कोशा चक्र दिया था, कोशिका का एक चक्र बनाया था, तो अपने उस चक्र में अध्ययन जो किया था, उस चक्र के अध्ययन में उन्होंने कहा कि अप्रॉक्सीमेट 22 to 23 आवर्स का टाइम जो होता है, 22 से लेकर के 23 घंटे का जो समय अंतराल होता है, यह समय अंतराल G1 यस और G2 की कंडीशन में चला जाता है। और 1 आवर्स या 2 आवर्स का जो टाइम ऑफ इंटरवल बचता है आपके लिए, वह यम फेज में चला जाता है। और यम फेज की अवस्था में आप देख रहे हो कि यम फेज को हमने डिवाइड कर दिया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और काइनेसिस में। देन आता है जी नॉट फेज। मैंने आपको बताया है कि जी नॉट फेज जो है यह हमेशा चलता रहेगा, और यह जो है सिर्फ उसी लिए होता है कि सेल को वेल प्रिपेयर कर दे। किस लिए? ओनली फॉर डिवीजन, ओनली फॉर डिवीजन। विभाजन के लिए कोशिका को तैयार करने का श्रेय, विभाजन के लिए कोशिका को तैयार करने का कार्य यह यम फेज का जाता है, जी नॉट फेज का जाता है, जी नॉट फेज का जाता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक डिवीजन। मैंने कहा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट।
ये सारी फर्स्ट की स्टेज हैं। उसके बाद हेटेरो जो होमोसाइक्लिक डिवीजन होगा, होमोसाइक्लिक डिवीजन में प्रोफेज सेकंड आ गया, ध्यान से देखिएगा फिगर को, प्रोफेज सेकंड आ गया, मेटाफेज सेकंड आ गया, एनाफेज सेकंड आ गया, टीलोफेज सेकंड आ गए। अब इस टीलोफेज सेकंड के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेज की कंडीशन चली है, यहाँ पर 2 सेल का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ पर आकर के जो है 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है, 4 डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो 2 सेल का निर्माण हुआ, 2 सेल फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि रैपिड एक्शन डिवीजन किसमें होता है, तो जाहिर सी बात है तेजी के साथ विभाजन किसमें होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिकाएं बन जाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा कोशिकाएं बन रही हैं किसमें, मियासिस सेल डिवीजन में। तो मियासिस सेल डिवीजन को जानना बहुत ही जरूरी है। आइए एक एक करके देखते हैं। मियासिस सेल डिवीजन में सबसे पहली अवस्था आती है प्रोफेज की अवस्था। प्रोफेज की अवस्था को मैंने डिवाइड कर दिया है 5 पार्ट में, याद रखिएगा और नोट करिएगा इसको मैंने डिवाइड किया है 5 पार्ट में, जिसका नाम दिया मैंने लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाएं आप लोग पूरी तरह से ध्यान देंगे कि पहली अवस्था इसकी जो होती है वो लिप्टोटीन की होती है, दूसरी अवस्था होती है जाइगोटीन की होती है, तीसरी अवस्था जो होती है पाइकीटीन की होती है, चौथी अवस्था जो होती है वो डिप्लोटीन की होती है, और लास्ट की कंडीशन 5वीं अवस्था जो होती है वो डाइकाइनेसिस की होती है। अब इन अवस्थाओं में होता क्या है, प्रोफेज की इन अवस्थाओं में होता क्या है, ये तो लंबा टॉपिक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है। आप लोग जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहाँ पर सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं दे सकूँ, ऐसा नहीं कि दे नहीं सकता, मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, और दे सकता हूँ जब भी आपकी डिमांड होगी हम दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आपके कोर्स की थियरी है वो मैं सिर्फ कोर्स की थियरी पर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि लिप्टोटीन की कंडीशन में क्रोमोमीयर जो गुणसूत्र होते हैं, प्रोफेज की कंडीशन है ना, ये ध्यान से देखो, ये प्रोफेज की कंडीशन है, और इस प्रोफेज की कंडीशन में प्रोफेज की जो कंडीशन आ रही है, इस प्रोफेज की कंडीशन में जो लिप्टोटीन आ रहा है, लिप्टोटीन की कंडीशन में क्रोमोमीयर माने लिप्टोटीन की कंडीशन में गुणसूत्र पूरी की पूरी कोशिका में समान रूप से फैले हुए होते हैं। केंद्रक स्पष्ट होता है, केंद्रिका स्पष्ट होती है, पूरे केंद्र की मटेरियल, न्यूक्लिक मटेरियल, आरएनए, डीएनए स्पष्ट होता है, उसमें दिखाई देते हैं, सब के सब एक साथ कंजॉइंट हो जाते हैं, एक साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और उसी अवस्था को कहा जाता है कि अब ये सेल मैच्योर हो गई है, यह कोशिका पूरी तरह से परिपक्व हो गई है। परिपक्व हो जाने के बाद लिप्टोटीन की कंडीशन में आपने देखा कि लिप्टोटीन की कंडीशन में क्रोमोमीयर अर्थात यही गुणसूत्र, यही क्रोमोसोम जब जो है ये सिकुड़न कंस्ट्रक्शन बिगेन करेंगे, सिकुड़ेंगे, सिकुड़ने के बाद यहाँ पर ये क्रोमोमीयर बनता है, एक बीच का एक जो पार्ट बनता है जिसका नाम हमने रखा है क्रोमोमीयर। साइंटिस्टों ने रखा क्रोमोमीयर, सारी मैंने नहीं रखा, साइंटिस्टों ने रखा है क्रोमोमीयर। तो जो है क्रोमोमीयर टर्म दिया गया है इसको, और यहाँ पर जो क्रोमोमीयर का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोमीयर विजुअल हो जाते हैं किसी स्टेज में, लिप्टोटीन की स्टेज में क्रोमोमीयर विजुअल हो गए। उसके बाद आता है जाइगोटीन की स्टेज। जाइगोटीन की स्टेज में आता है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या होता है, व्हेन टू बाइवैलेंट क्रोमोसोम आर कंजॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑफ सिनेप्सिस। व्हेन टू सेम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कंजॉइंड टुगेदर, एसोसिएट टुगेदर, कॉम्बिनेट टुगेदर टू फॉर्म ऑफ अ सिनेप्सिस। जब समान प्रकार के गुणसूत्रों का संयुग्मन हो जाता है उस प्रक्रिया को हम सिनेप्सिस का नाम देते हैं। समजातीय गुणसूत्रों का आपस में मिलना ही सिनेप्सिस कहलाता है। अब आया समझ में, समजातीय गुणसूत्रों का आपस में मिलना ही सिनेप्सिस कहलाता है। यहाँ पर ये सिनेप्सिस का प्रोसेस हो गया। अगला है पाइकीटीन। पाइकीटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। जब ये गुणसूत्र सिनेप्सिस की क्रिया के बाद आते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ ऐसे क्रॉस करते हैं। जहां पर ये क्रॉस करेंगे, ध्यान रहे कि ये क्रॉस करने के बाद ये इसका पार्ट इसमें ऐड कर लेते हैं और इसका पार्ट इसमें ऐड कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अभी क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने की अवस्था को हमने कहा ये क्रॉसिंग ओवर है। क्या कहा,
क्रॉसिंग ओवर है। अब जब ये क्रॉस कर रहा है तो उसको हमने कहा ये क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर किस में आता है? पाइकेटीन स्टेज में। तो पाइकेटीन स्टेज का मेन कमेंट हो गया क्रॉसिंग ओवर। फिर से ध्यान से सुनिएगा, लिप्टोटीन स्टेज का मेन कमेंट होता है क्रोमोमियर का फॉर्मेशन। जाइगोटीन स्टेज का मेन कमेंट होता है सिनेप्सिस का फॉर्मेशन, यूनोसिनेप्सिस। अब तो आपको सिनेप्सिस आ गया होगा। व्हेन टू बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स आर कंजॉइंड टुगेदर आर एसोसिएट टुगेदर टू फॉर्म अ सिनेप्सिस। जब दो समजातीय गुणसूत्र एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ पेयर बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़े बना लेते हैं, तो हम उस प्रक्रिया को कहते हैं सिनेप्सिस हो गया। अगला है पाइकेटीन। पाइकेटीन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने लिखा है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ गुणसूत्र क्रॉस कर रहे हो, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। अगला प्रोसेस हमारा आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्याजमाटा फॉर्मेशन होता है। जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं वहीं से ये कट करके एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। क्रॉस किए यहाँ पर, यहीं से कट करके इसका इसके साथ और इसका कट करके इसके साथ। अब ये देखिए, ये मूल हो गया और ऊपर का कटा हुआ भाग ये ऐड हो गया आकर के। अब इसका ये अलग कोशिका से गुण को लेकर के आया, ये अलग कोशिका से गुण को लेकर के आया। अब यहाँ पर दो कोशिकाओं का गुण आपस में आकर के मिल रहा है। उसी प्रकार से इसमें भी दो कोशिकाओं का गुण आपस में आकर के मिल रहा है। ये कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन आ जाती है क्याजमाटा फॉर्मेशन में। क्योंकि क्याजमाटा फॉर्मेशन का अर्थ ये होता है, क्याजमाटा फॉर्मेशन का अर्थ ये होता है कि जब ये कट करके एक दूसरे के साथ चले जाते हो, जब ये कट करके एक दूसरे के साथ चले जाते हो, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं कि क्याजमाटा फॉर्मेशन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एट लास्ट कंडीशन आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस का इंपॉर्टेंट कमेंट होता है टर्मिनलाइजेशन, उपांति भवनकरण। उपांति भवनकरण का मतलब होता है कि जब ये गुणसूत्र टर्म जो है कट गए, कट जाने के बाद विपरीत ध्रुवों की तरफ जब ये खींचना प्रारंभ कर देते हैं, टर्मिनलाइज होना शुरू कर देते हैं, पोलराइज होना शुरू कर देते हैं, इसी प्रक्रिया को हमने कहा कि ये टर्मिनलाइजेशन है, उपांति भवनकरण है। तो यह उपांति भवनकरण की क्रिया होती है, टर्मिनलाइजेशन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जो पांचों स्टेज लिखा था प्रोफेज की, ये प्रोफेज की 5 स्टेज, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इन पांचों की कंडीशन में आपने देखा कि मियासिस सेल डिवीजन की जो प्रोफेज की 5 स्टेज है, इन 5 स्टेज के 5 कमेंट हैं कि लिप्टोटीन की कमेंट में आया क्रोमोमियर का फॉर्मेशन, जाइगोटीन की कमेंट में आया सिनेप्सिस, पाइकेटीन की कमेंट में आया क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन की कमेंट में आया क्याजमाटा फॉर्मेशन, डाइकाइनेसिस की कमेंट में आया टर्मिनलाइजेशन, उपांति भवनकरण। आइए देखते हैं, यह पहली अवस्था हो गई। अब इस पहली अवस्था के बाद मेटाफेज फर्स्ट चलता है। मेटाफेज फर्स्ट में मेटाफेज, मैं अपने फिगर को दिखा रहा हूं, आपको देखिएगा ध्यान से, मेरे यूट्यूब चैनल पर फिगर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में सारे के सारे क्रोमोसोम, ऑल क्रोमोसोम्स आर सैचुएटेड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। ऑल क्रोमोसोम आर सैचुएटेड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। सभी के सभी गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टिका पर आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। अदर प्रोसेस क्या होता है? एंड सेंट्रोमियर तारक का विपरीत ध्रुवों पर अपोजिट पोल पर जाकर के स्थित हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। जब स्पाइंडल फाइबर अपोजिट पोल पर जाकर के व्यवस्थित हो जाएगा तो वहां पर से स्पाइंडल फाइबर को निकालता है, तर्क उपकरण को निकालता है। जब ये तर्क उपकरण को निकालेगा तो तर्क उपकरण जाकर के क्रोमोमियर से बच जाते हैं और उसको खींचना प्रारंभ कर देते हैं। जब वहां पर जाकर के बच करके खींच करके ले आकर के उसको मध्यवर्ती पट्टिका पर व्यवस्थित कर देते हैं, उसको बीच की पट्टिका पर व्यवस्थित कर देते हैं। तो बीच की पट्टिका पर जब व्यवस्थित करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि अभी मेटाफेज की कंडीशन आ गई है। इस कंडीशन का नाम हमने दिया मेटाफेज। उसके बाद की अगली कंडीशन होती है एनाफेज। एनाफेज की कंडीशन में आप देख रहे हो कि एनाफेज की कंडीशन धीरे धीरे खींचा जाएगा, धीरे धीरे खींचा जाएगा। कहाँ खींचा जाएगा? अपोजिट पोल्स की साइड में खींचा जाएगा। अपोजिट पोल्स की साइड में खींच रहे हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर गुणसूत्रों की अदला बदली हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, क्याजमाटा फॉर्मेशन हो चुका है। अगर क्याजमाटा फॉर्मेशन हो चुका है, जो है क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, पहले क्रॉसिंग ओवर होगा उसके बाद क्याजमाटा फॉर्मेशन होगा। तो क्याजमाटा का फॉर्मेशन हो चुका है तो इसका मतलब है कि गुणों की अदला बदली हो चुकी है। अगर गुणों की अदला बदली हो चुकी है तो स्पष्ट है कि यह इसको जो है
अब जो है टर्मिनलाइज करना है, उपांति भवन करना है, अपने विपरीत ध्रुव की तरफ गति करना है। अब यहाँ पर एनाफेज की कंडीशन फर्स्ट में देख रहे हैं कि अपन विपरीत ध्रुव की तरफ जाएंगे, और टीलोफेज फर्स्ट की कंडीशन में आप देखेंगे कि टीलोफेज फर्स्ट की कंडीशन में ये विपरीत ध्रुवों पर जाकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। तो टीलोफेज फर्स्ट की कंडीशन में जाकर के पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे। इसके बाद काइनेसिस हो जाएगा, और यहाँ पर काइनेसिस का प्रोसेस मैंने पहले ही आपको बता दिया, अपने सेकंड पार्ट में ही आपको बता दिया है कि काइनेसिस जो होगा इसका काइनेसिस दो प्रकार से होता है। एक को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे, कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का विभाजन होगा, तब उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, जीवद्रव्य का विभाजन होगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, इसके डिवीजन के बाद भी साइटोप्लाज्म भी अलग अलग हो जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को लेकर के इस प्रकार से दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब हम चलते हैं मियासिस सेकंड में। तो मियासिस सेकंड की केस में आप देख रहे हो, मियासिस सेकंड की केस को कहा गया कि यह जो होता है ये होमोसाइक्लिक डिवीजन है। क्या है? होमोसाइक्लिक डिवीजन है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या ठीक उतनी ही रहेगी जितने की गुणसूत्र इनके माता पिता में थे, अर्थात पहली बार तो विभाजन आधा हो गया, आधे गुणसूत्र जो बचे हैं अब यहाँ पर उनका डिवीजन होना है, तो आधे में दो बन गए हैं, फिर उसका डिवीजन होना है तो दो से दो और बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? चार बन जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि डॉटर सेल के फॉर्म में जो 4 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जब यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स फॉर्म कर जाती हैं तो हम कह देते हैं अब ये सेकंड स्टेज इसकी पूरी हो गई है। आइए देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक डिवीजन में। हेटेरोसाइक्लिक डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये शॉर्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इनकी संख्या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये हेटेरोसाइक्लिक डिवीजन हुआ है तो हेटेरोसाइक्लिक डिवीजन में ज्यादा से ज्यादा गुणसूत्र थे, ज्यादा से ज्यादा क्रोमोसोम थे, और इनका डिवीजन हुआ, क्याजमाटा फॉर्मेशन हुआ, इनका डिवीजन हुआ, क्याजमाटा फॉर्मेशन हुआ, और क्रॉसिंग ओवर के थ्रू डिवीजन हो रहा है। क्याजमाटा के थ्रू जो है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू क्याजमाटा हो रहा है। अब क्याजमाटा के फॉर्मेशन के बाद ये डिवाइड होकर के अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप आ गए हेटेरोसाइक्लिक डिवीजन में। अब दो कोशिकाएं जो बनी हैं, यही दो पुत्री कोशिकाएं यही फिर से जनकी कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं, और यही जनकी को डिवीजन रुकता नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि डिवीजन, कोई भी डिवीजन हो वो ब्रेक नहीं करेगा, रुकेगा नहीं। जब डिवीजन रुकेगा नहीं तो डिवीजन चलता रहेगा, और चलता रहेगा तो कौन सा डिवीजन आ जाएगा? सेकंड डिवीजन आ जाएगी। सेकंड डिवीजन में प्रोफेज सेकंड आ गया, मेटाफेज सेकंड आ गया, एनाफेज सेकंड आ गया, टीलोफेज सेकंड आ गया, और लास्ट में जाकर के काइनेसिस सेकंड आ जाता है। जब काइनेसिस सेकंड आ जाता है तो आपने देखा कि फर्स्ट की कंडीशन में ये 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ था, और सेकंड की कंडीशन में 2 अदर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि 2 और 2 मिलाकर के टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन हो सकता है, तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, और ये 4 कोशिकाएं जो बन रही हैं ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बन रही हैं। इसमें ध्यान देना क्या है? ध्यान देने की बात यह है, इसमें जीवद्रव्य का विभाजन 2 बार होगा, केंद्रक का विभाजन 2 बार होगा, जो है गुणसूत्रों का विभाजन 2 बार होगा। गुणसूत्र 2 बार विभाजित होंगे, केंद्रक 2 बार विभाजित होगा, जीवद्रव्य 2 बार विभाजित होगा। इस बातों का ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो और ये भी पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि जो है लिप्टोटीन का कमेंट क्या है, जाइगोटीन का कमेंट क्या है, पैकेटीन का कमेंट क्या है, डिप्लोटीन का कमेंट क्या है, डाइकाइनेसिस का कमेंट क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने इस कमेंट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है, और अब मैंने जो फिगर अपलोड किया है इस फिगर से आप देख सकते हो कि कौन सा कमेंट, कौन सा प्रोसेस किस अवस्था के बाद कब और कहां आ रहा है। ये सारी चीजें मैं अपने फिगर के माध्यम से स्पष्ट करता चल रहा हूं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यह डिवीजन चलना शुरू हो जाता है, और इस डिवीजन के चलने के पश्चात जो है आप स्पष्ट देख सकते हो, इस डिवीजन के चलने के पश्चात
तब जाकर के कोशिका का पूरी तरह से कोशा विभाजन समाप्त होता है। तो मैं अब आपको एक एक विषय में थोड़ा थोड़ा जो है इंगित करना चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा बताना ये चाहूँगा कि आप ये देख लें कि प्रोफेज की कंडीशन में क्या होता है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जो आपने इसके पहले की कंडीशन देखा है, जो आपने इसके पहले की कंडीशन देखा है, माइटोसिस की कंडीशन देखा है, प्रोफेज की कंडीशन सेम वही होगी, क्योंकि इंटरफेज के बाद ही प्रोफेज चल रही है, इंटरफेज के बाद ही प्रोफेज चल रही है। उसी को हमने कहा कि एम फेज को हमने डिवाइड कर दिया, एम फेज को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है इसको। अब ये जो 5 पार्ट इसका डिवाइड हुआ है, तो उस 5 पार्ट के कमेंट क्या क्या होंगे, उस 5 पार्ट के इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या होंगे, इस विषय में आपको ध्यान देने की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक बताने चल रहा हूँ, एक टॉपिक देख लीजिएगा आप लोग। इसमें किस प्रकार से डिवीजन का स्टार्ट होता है, किस प्रकार से विभाजन स्टार्ट होता है। तो आप मेरा सोचना है कि आप सभी लोगों ने इसको उतार लिया होगा, और सभी लोगों ने अगर इसको उतार लिया होगा, उतार लेने के पश्चात अब आप देखेंगे जब सभी लोगों ने इसको उतार लिया है, तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि एक सेल है। मैं आपको अब एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने सारी थियरी एक्सप्लेन कर दिया है। एक सेल है, अब ये सेल हो गई पूरी, ये सेल हो गई। अब ये सेल हो गई तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस हो जाएगा, इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस हो जाएगा। अभी जब ये न्यूक्लियस हो जाएगा तो न्यूक्लियस होने के बाद यहाँ पर न्यूक्लियोलस हो जाएगा। इस तरह से गुणसूत्र जो है, बहुत सारे गुणसूत्र इस तरह से फैले हुए होंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जो है ये 2 हो गई है, गुणसूत्र डबल हो गए हैं, देख सकते हैं आप, आसानी पूर्वक इसको देख सकते हो आप। ये देख रहे हैं आप, एक रेड के साथ एक ब्लू लगा हुआ है, ये बाइवैलेंट क्रोमोसोम है। जिस प्रोसेस को हमने कहा जब बाइवैलेंट क्रोमोसोम एक साथ आ जाते हैं तो सिनेप्सिस हो जाता है। तो ये प्रोफेज की सेकंड कंडीशन में सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हो गया। अब ये सिनेप्सिस का पहली बार की स्थिति में आपने क्या देखा, पहली बार की स्थिति में आपने ये देखा था कि ये गुणसूत्र जो है पूरी तरह से फैले हुए थे, पूरी कोशिका में फैले हुए थे। जब ये गुणसूत्र पूरी कोशिका में फैले हुए थे तो अपनी अगली कंडीशन में क्या देख रहे हो, गुणसूत्र छोटे और मोटे हो गए हैं, छोटे और मोटे होकर के अब यहाँ पर अपने जैसा गुणसूत्र जो है भाई समजातीय गुणसूत्रों का जोड़ा बना लेना, समजातीय गुणसूत्रों का जोड़ा बना लेना। अब ये समजातीय गुणसूत्र एक साथ जोड़े बना लिए, जोड़े बना लेने के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये मेटाफेज की कंडीशन जब आप पहुंचेंगे, मेटाफेज की कंडीशन में जब आप पहुंचेंगे तो मेटाफेज की कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियस पूरी तरह से डिसअपीयर कर जाता है, केंद्रक पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। जब केंद्रक विलुप्त हो जाएगा तो यहाँ पर जो जितने भी गुणसूत्र हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ये मेटाफेज की कंडीशन में, ये मेटाफेज की कंडीशन में आप देख सकते हैं, ये मेटाफेज की कंडीशन में ये आकर के इक्वाटोरियल प्लेट पर आकर के व्यवस्थित हो गए। कहां पर आकर के व्यवस्थित हो गए, मध्यवर्ती पट्टिका पर आकर के व्यवस्थित हो गए। और ये क्रोमोमियर जो रहा है, सॉरी सेंट्रोमियर जो रहा, तारककाय जो रहा, सेंट्रोमियर जो रहा है, सेंट्रोमियर जो रहा है, ये सेंट्रोमियर अपोजिट टुवर्ड्स जो है सैचुरेटेड टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ये सैचुरेटेड टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाएगा। और यहाँ से आकर कैसे जुड़ जाएगा, ये आकर कैसे जुड़ जा रहा है, और यहाँ पर ये क्रोमोमियर होता है, ये क्रोमोमियर होता है, ये क्रोमोमियर होता है, ये क्रोमोमियर होता है। इस तरह से क्रोमोमियर के द्वारा आपने देखा कि ये मेटाफेज होती है। और मेटाफेज में आपने देखा कि सारे के सारे गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टिका पर आ गए। और यही मेटाफेज में जब ये स्पाइंडल फाइबर, इसका नाम दिया गया स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर, और ये स्पाइंडल फाइबर तर्क उपकरण जब ये छोटे होते जाएंगे, तर्क उपकरण जब छोटे होते जाएंगे, जाहिर सी बात है जब तर्क उपकरण छोटा हो रहा है तो मोटा होता चला जाएगा। जब तर्क उपकरण छोटा होगा, मोटा होगा, तो ये बीच से इसको खींचना प्रारंभ करेगा, यहाँ से इसको अपनी साइड में खींचेगा और ये इसको अपनी साइड में खींचेगा, दोनों अपनी अपनी साइड में खींचना शुरू करेंगे। जाहिर सी बात है कि अब इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये बढ़ेगी। और जब इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, अब आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो यहाँ पर इनके बीच की दूरी ये बढ़ रही है, इनके बीच की दूरी ये बढ़ रही है। जब इनके बीच की दूरी ये बढ़ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके बीच की दूरी ये बढ़ रही है। अब इनके बीच की दूरी ये बढ़ रही है।
अब यहाँ पर एक गैप ज्यादा आ गया, ये गैप आया कि नहीं आया। अब इस गैप को आने से हमने कहा कि ये एनाफेज हो गया। क्या कहा मैंने? एनाफेज हो गया। अब ये एनाफेज हो गया तो एनाफेज के बाद अब आ गया टीलोफेज। टीलोफेज में अब ये जो है अलग अलग गुणसूत्रों को लेकर के पहुंच रहे हैं अपने अलग अलग, एकदम यहाँ से भी हटेंगे। अब आएगा टीलोफेज की कंडीशन के बाद, टीलोफेज की कंडीशन के बाद आएगा जो है अब जो टीलोफेज की कंडीशन आएगी, मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज का टीलोफेज की कंडीशन आएगी। अब टीलोफेज की कंडीशन में यहाँ पर जो है ये देखिएगा गुणसूत्र फिर से पहले जैसे हो गए। यहाँ पर भी आप देखेंगे इस तरह से ये गुणसूत्र ऐसे पहले जैसे हो गए, इस तरह से आप देख रहे हैं ये गुणसूत्र पहले जैसे हो गए। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हो, साथ ही साथ आप ये भी अच्छी तरह से देख रहे हो कि यहाँ पर जो गुणसूत्र पहले जैसा हो गया है वो पहले जैसा गुणसूत्र जो है वो आधा है। क्या है? आधा है, हाफ है। अगर पहले जैसा गुणसूत्र आधा हो गया है तो आधा होने का रीजन ये है कि अब ये पहुंच गए किनारे पर और यहाँ पर फिर से एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, एक केंद्रक का जो निर्माण होगा। इस तरह से एक केंद्रक का निर्माण यहाँ हो जाता है और दूसरे केंद्रक का निर्माण यहाँ हो जाता है। दोनों केंद्रक बन जाते हैं और जब ये दोनों केंद्रक बन जाते हैं तो यहाँ पर केंद्रिका का भी निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरह से जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर इस तरह से सेल ग्रुप मेथड से या सेल प्लेट मेथड से इस तरह से जो है डिवीजन स्टार्ट होगा, इस तरह से डिवीजन स्टार्ट होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये डिवीजन स्टार्ट हो गया है। अब जब ये डिवीजन स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पर आप ये डिवीजन देख रहे हो, अब ये डिवीजन आप देख रहे हो, अब ये डिवाइड हो रहा है। अब इसकी कंडीशन बोली जाएगी काइनेसिस की। क्या बोली जाएगी? काइनेसिस की कंडीशन बोली जाएगी, काइनेसिस की कंडीशन बोली जाएगी। अब ये काइनेसिस फर्स्ट हुआ, अभी ध्यान रखिएगा ये काइनेसिस फर्स्ट हुआ। अब यहाँ से काइनेसिस फर्स्ट के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 डाटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 डाटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक सेल इधर बन जाएगी, एक सेल इधर बन जाएगी और यहाँ पर इस तरह से गुणसूत्र आ जाएंगे, इस तरह से गुणसूत्र आ जाएंगे। गुणसूत्रों की संख्या अभी ज्यादा कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन जब इसका अलग डिवीजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या अपने आप यहाँ पर कम हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझते रहिएगा, बहुत ही आराम से इसको आप समझ लेंगे। इस तरह से गुणसूत्र आ गए। यहाँ पर ये न्यूक्लियस आप ऑलरेडी पहले से ही न्यूक्लियस विद्यमान है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियोलस भी है। अब ये दोनों मिला करके क्या हो गए? ये डाटर सेल हो गए, ये डाटर सेल हो गए। अब ये डाटर सेल हो गई जिसका नाम कहा गया पुत्री कोशिका। डाटर सेल का नाम दिया गया पुत्री कोशिका। अब यहाँ पर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब यही पुत्री कोशिकाएं फिर से डिवीजन स्टार्ट करती है, रीडिवीजन। अब यहाँ से रीडिवीजन स्टार्ट होगा। क्या होगा? रीडिवीजन। जो रीडिवीजन स्टार्ट हो रहा है उसको वह डिवीजन कैसा चलेगा? वो होमोसाइक्लिक डिवीजन चलेगा। कैसा चलेगा? होमोसाइक्लिक डिवीजन चलेगा। और होमोसाइक्लिक डिवीजन में फिर से यही गुणसूत्र, सारे प्रोसेस वैसे चलेंगे जैसे चल रहा है। फिर से यही गुणसूत्र जो होते हैं, यही गुणसूत्र जो होते हैं आधे हो जाएंगे। आधे हो जाने के बाद यही सेल फिर से इस तरह से डिवाइड होकर के यहाँ भी ये आगे डिवाइड होकर के इस तरह से आप लोग नोट करते चलिएगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हो, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। यही डाटर सेल जो है यही जाकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या बहुत ही कम हो गई है, आधी हो गई है और एकदम आधी हो गई है। तो मैंने बताया था आपसे गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर आधी हो जाती है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। ये सेल वॉल हो जाएगी, ये सेल वॉल हो जाएगी, ये इसकी सेल वॉल हो जाएगी और ये इसकी सेल वॉल हो जाएगी। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर इसके बीच की तमाम स्टेजेस मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, काइनेसिस सेकंड, वो सारी अवस्थाएं ठीक वैसे ही चलेंगी जैसे कि आपने प्रोफेज की अवस्था में देखा, जैसे कि आपने मियासिस फर्स्ट की स्टेज में देखा, सेम वही अवस्था चलेगी। फर्क इतना होगा डिवीजन दोबारा हो रहा है, विभाजन दोबारा हो रहा है। अगर विभाजन दोबारा होगा
तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस का विभाजन दोबारा होगा, साइटोप्लाज्म का विभाजन दोबारा होगा और सेल वॉल जो है वो भी डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हो कि एक कोशिका से जो है 4 कोशिकाओं की उत्पत्ति हो गई। तो जहां पर एक कोशिका से 4 कोशिकाओं की उत्पत्ति हो रही है, उस तरह से अगर आप ध्यान में रखते हैं, उसको आप ध्यान में रखते हैं, तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। और जब ये 4 कोशिकाएं बन गई, जब ये 4 कोशिकाएं बन गई, तो 4 कोशिकाओं के बनने का अर्थ ये हो गया, 4 कोशिकाओं के बनने का अर्थ ये हो गया, अब आप जो है समझ गए कि यहाँ पर गुणसूत्र जो है वो दोबारा डिवाइड हो चुके हैं। तो गुणसूत्र दोबारा डिवाइड हो जाएंगे, क्रोमोसोम दोबारा डिवाइड हो जाएंगे। जब क्रोमोसोम दोबारा डिवाइड हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी। इसका अर्थ ये हो गया कि गुणसूत्रों की संख्या अपने जनकीय गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। सेकेंड डिवीजन में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनकीय गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि मैंने मियासिस सेल डिवीजन को पूरा किया और जितने फिगर है मैं सारे फिगर को अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और सारे फिगर को आप लोग बनाइएगा, मेंटेन करिएगा। अगर आपकी समझ में कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, आप सभी लोग जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉल करिएगा, जरूर पूछिएगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपकी समझ में कहाँ नहीं आ रहा है। मैं अपना लेक्चर बराबर देता रहूँगा, बराबर समझाता रहूँगा। इस तरह से आप आसानी से मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर को समझ सकते हैं। तो आपने मियासिस सेल डिवीजन को आज देखा है। इस सेल डिवीजन को मैंने अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, यहाँ यही मेरा यूट्यूब चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से, मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस चैनल को। आप शेयर करेंगे, लोग उसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसे सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, और मैं जो है अपने विद्यालय परिवार सेंट जेवियर स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी से फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसलिए कि ये आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता चला जा रहा है, दिनों प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। WHO की रिपोर्ट देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज आ जाती हैं कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि सारे व्यक्ति लोग इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। हम कहते हैं कि हम अपनी पावर ऑफ इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बराबर बनाए रखें। हम ऐसे डाइट लें, ऐसे न्यूट्रिएंट्स लें जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखेंगे। हमारी बॉडी की जो है रोग से लड़ने की क्षमता, पावर ऑफ इम्यूनिटी अगर हमारे बॉडी की बढ़ी हुई होगी तो ये वायरस हमारे ऊपर कम होगा, इफेक्ट करेगा। रीजन है कि यहाँ पर ये वायरस आकर के हमारे क्लाइमेट में आकर के ये वायरस कमज़ोर पड़ गया है, और उस पर अगर हमारी पावर ऑफ इम्यूनिटी इंक्रीज कर गई है तो मैं अपने विद्यालय परिवार सेंट जेवियर स्कूल की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोग इसका पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और एक दूसरे से पूरी तरह से गले न मिले, हाथ न मिलाएं, दूरी रखें, उनसे प्रणाम करें, तो यह ज़्यादा से ज़्यादा सुटेबल है। तो ये इस तरह से मैं जो है अपने ऑनरेबल प्रिंसिपल सर फादर स्टेलिन के द्वारा चलाए गए चैनलों के माध्यम से मैं इस चैनल को चला रहा हूं और बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरा चैनल मैंने बताया है आपको, ये लगातार चलता रहेगा। ये मेरा जो है अभी अब तक का रिडक्शन सेल डिवीजन रहा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन रहा, यह मैंने पूरा किया। अपने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो हम जो है नेक्स्ट डे बोलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।